जय श्री श्याम। नीता एक फौजी थी। उसकी शादी 2 साल पहले ही राजेश से हुई थी। नीता की मुलाकात राजेश से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फ़ोन पर बातें शुरू हुईं और दोस्ती प्यार फिर शादी में बदल गई। नीता फौज में थी तो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसलिए वो छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। फिर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। राजेश और नीता, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ? माँ के साथ मौसी जी के घर जाना ज़रूरी है। सास: हेलो नीता बेटा, कैसी हो? नीता: मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई हैं तो सोच रही थी इस बार आप सबके साथ रहूँगी। पिछली बार आप राजेश के साथ तीर्थ यात्रा में चली गई थी, इसलिए मेरी सारी छुट्टियाँ माँ के घर पर ही बीती। सास: क्या करें बेटा, सीमा दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा, उनका हमारे सिवा कोई नहीं। तुम इस बार माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियों में आओगी ना, तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। नीता: ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊँगी। नीता इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। माँ: नीता, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं घबराहट होती है, सब ठीक हो तो तेरे साथ? नीता: माँ तुम किस चिंता में पड़ गई, अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी राजेश जी से और माँ जी से बात हुई है, वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने। वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आते, इसलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। माँ: भगवान करे सब ठीक ही हो। नीता: माँ क्या बात है, रीना आजकल दिखाई नहीं दे रही है, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। माँ: कोई कह रहा था कि रीना ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी रीना के साथ दिल्ली में रहते हैं। नीता: अच्छा है, रीना ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, चलो हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी, कोई नहीं, अच्छा है। नीता: माँ मैं सोच रही थी तुम और मैं बाज़ार चलते हैं, कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर लाना है। नीता अपनी माँ के साथ बाज़ार चली जाती है। बाज़ार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। नीता: अरे संभल कर बहन, रुको मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। अपाहिज लड़की: शुक्रिया बहन। नीता: तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नीता: तू इस बच्ची को घर छोड़कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। नीता: ठीक है माँ। अपाहिज लड़की: आज के ज़माने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। नीता: मैं एक फ़ौजी हूँ, इसलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। अपाहिज लड़की: अच्छा तो आप फ़ौजी हो, आपका क्या नाम है? नीता: मेरा नाम नीता है, और तुम्हारा? अपाहिज लड़की: मेरा नाम रेखा, मेरा घर आ गया, अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। रेखा नीता को अपनी माँ से मिलवाती है, वो भी नीता से मिलकर बहुत खुश होती हैं। रेखा की माँ: बहुत ही भले लोग हैं, माँ और बेटा दोनों ने मेरी रेखा को पसंद किया है, लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत, और रेखा हमारी इकलौती औलाद है। इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें, हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ हमारी रेखा का ही है। नीता: सचमुच बहुत नेक दिल हैं वो लोग, फिर तो मैं तुम्हारे यहाँ होने वाले पति की फ़ोटो देखना चाहूँगी। रेखा: यहाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। रेखा अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। रेखा: ये हैं मेरे पति अशोक जी, और ये मेरी सास। नीता: राजेश तुम्हारा होने वाला पति, ये कैसे हो सकता है? ये अशोक नहीं, मेरे पति राजेश हैं। रेखा: क्या? ये तुम क्या कह रही हो? नीता: मैं सच कह रही हूँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, सब कुछ गड़बड़ है, मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं, मेरी होते हुए राजेश अशोक बनकर तुमसे दूसरी शादी कर रहे हैं।
रेखा की माँ, बेटी अब क्या हम क्या करेंगे? अगले हफ्ते रेखा की शादी है। रेखा के पिता, मैं तो कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो। हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया है। नीता, नहीं, हम राजेश और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे। बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी हो। नीता की आंखों में आंसू थे, पर वो एक फौजी थी, अपने दुख को मन में दबा ना जानती थी। नीता अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं देती। उसे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटे को पकड़ना था। शादी का मंडप सज चुका था। रेखा दुल्हन बनी अशोक और उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। नीता राजेश को फ़ोन मिलाती है। नीता, राजेश कहाँ पर हो? मैंने सोचा मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है तो एक बार अगर हम मिल लेते। क्या आप लौट आए हो? राजेश, अरे कहाँ नीता, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है। मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और मैं सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते हैं। तुम समझ सकती हो ना? नीता, हाँ, मैं सब समझ गई। ठीक है, मैं रखती हूँ। नीता से झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ रेखा के घर पहुँचते। रीना भी उनके साथ थी। नीता चोरी छुपे सब देख रही थी। रेखा के माता पिता उसे मंडप में लाते हैं। राजेश की माँ, बहन जी, वो बहनों के डिब्बे और नगद रुपए सब तैयार है ना? नीता कमरे से बाहर आ जाती है। नीता, गहने तो नहीं, हथकड़ी तुम सबके लिए तैयार है। राजेश की माँ, नीता तुम? नीता, हाँ मैं। तुम दोनों मेरी पीठ पीछे पिछले 1 साल से ये झूठ का जाल बुन रहे हो। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। नीता, 1 सेकंड रीना, तुमने राजेश के बड़े भाई से कब शादी की? राजेश का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। रीना, नीता, राजेश मेरे पति हैं। हमने 1 साल पहले ही शादी की है। नीता, इतना बड़ा धोखा? इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस, नीता मैडम, इन सबसे कैसे सच्चाई उगलवानी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। राजेश और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आती है। राजेश, नीता तुम बॉर्डर पर रहती थी, रीना घर आया जाया करती थी, इसलिए रीना और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था, इसलिए हमने रेखा को फंसाया ताकि उसे मारकर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। नीता रीना को कस के जोरदार चांटा लगाती है। उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस राजेश और उसकी माँ और रीना को धोखाधड़ी करने के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाती। नीता एक फ़ौजी थी, उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था। वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी और उसने वही किया। उसने धोखेबाजों को सज़ा दिलवा दी। उसके कारण रेखा की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। नीता अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में न्यौछावर कर देती है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।